गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर 7th चैप्टर जो अपने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा बता दूं। अपने इससे पहले कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे थे, जो 3 थ्योरीज थी उन्होंने उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या देखा था कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, तो उन थ्योरीज के बेसिस पे उन्होंने देखा कि जो स्टोमेटा है वो कैसे वर्किंग करते हैं। और एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेबल थ्योरी कौन सी थी? एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या देखा था कि जो स्टोमेटा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके अपरेटस हैं, जो उनके सेल्स वगैरह वर्क कर रही हैं, वो सब किन किन बेसिस पे डे टाइम में वर्क करते हैं और किन बेसिस पे नाइट टाइम में वर्क करती है। ठीक है, सो बेसिकली जो था इन थ्योरीज के बारे में उन्होंने इससे पहले पढ़ा था। कुछ उन्होंने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर भी देखी थी, उसके बाद कुछ थ्योरीज। एंड नाउ वी विल स्टार्ट पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब अपने स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली किसी भी चीज को इफेक्ट करने के लिए या बोल दो ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट करने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो बाहरी होते हैं, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स बोल दो वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसको हार्म करते हैं या इफेक्ट डालते हैं, या पॉजिटिव बोल दो नेगेटिव बोल दो। ठीक है, तो फैक्टर्स वो अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल टाइप से भी और इंटरनल टाइप से भी। ठीक है, आगे पॉइंट्स देखते हैं अपने। फिर इसके बाद में हमने देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो हमने प्रोसेस पढ़ी है सिग्निफिकेंस की ट्रांसक्रिप्शन में, तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है उसकी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फिर लास्ट अपने चैप्टर के एट लास्ट पॉइंट पे आ जाएंगे म्यूटेशन, और इसके बाद जो है एक पॉइंट और रहता है ब्लीडिंग। ठीक है, तो इसके बारे में अपने आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपने। तो फर्स्ट पॉइंट अपना एक्सटर्नल फैक्टर। तुम्हें मैंने बताया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर किसी प्लांट की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे इफेक्ट डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में समझो, लाइट कैसे इफेक्ट डालती है। अब पता अपने को जो लाइट होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मींस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से वो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर इफेक्ट डालती है। डायरेक्टली बोल दो तो जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतना ही ज्यादा वो फूड बनाएंगे अपना। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी उतनी ज्यादा होगी। इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट डालती है? कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है, जैसे टेम्परेचर वगैरह जो उसकी प्रेजेंस से इंक्रीज हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? लाइट के इफेक्ट है। दोबारा समझो, अब अपने को पता सीधा सीधा बात है कि लाइट जो है सनलाइट को अपने एक तरीके से, जो सनलाइट है जो खाना बनता है, यानी कि जो फूड या स्टार्च जो सिंथेसाइज होता है प्लांट के ऊपर, तो वो कैसे होता है? CO2 + H2। बट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं, फूड प्लस एनर्जी। ठीक है, सो सनलाइट यहाँ पे या लाइट जो है डायरेक्टली पड़ेगी इसके ऊपर, तभी ये प्रोसेस चल पाएगी, तभी जो है प्लांट अपना फूड बना पाएंगे। अब टेम्परेचर के ऊपर जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी उतनी ही ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आना स्टार्ट होंगे। सो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट का इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके अंदर विंड। सेकेंड पॉइंट, विंड क्या इफेक्ट डालती है? अब देखो हवा से क्या समझते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन पे कैसे इफेक्ट डालेगी? वेटनेस है, ह्यूमिडिटी है, उसको क्या कर देती है? विंड चलती है, यानी कि एक लीफ है, लीफ के आसपास ये जो एरिया, यहाँ पे कौन सा एरिया? ह्यूमिडिटी वाला एरिया, यानी कि उमस बोल दो या नमी वाला एरिया। तो जब विंड चलेगी तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से दूर चले जाएंगे, थोड़ा मूव कर जाएंगे यहाँ से, तो ये यहाँ वाली एयर को क्या कर देगी? ड्राई। वेट से कैसे कर देगी? मॉइस्चर से ड्राई। ठीक है, तो क्या होगा कि इस यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से ड्राई एयर हो जाएगी वेट से, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस फिर बढ़ जाएगी। क्यों? अब आप लोग सोचते होंगे कि लीव्स के ऊपर ट्रांसपिरेशन का हवा से क्या लेना देना है। देखो बच्चों, जब लीव्स के ऊपर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तो अपने को पता है वाटर मॉलिक्यूल लीव से बाहर
या हवा के मॉलिक्यूल जो पानी के प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से अगर ड्राई हवा आएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे धक्का देगी, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब आगे मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे एरिया कैसा आ जाएगा, बिल्कुल ड्राई, ठीक है। तो ड्राई की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे दोबारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स दोबारा यहाँ पे वेट टाइप के आ जाएंगे। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी, ऐसे कंटिन्यूटी से ये जो इफेक्ट एयर जो अपना या विंड जो अपना इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट अपने आते हैं सॉइल वाटर में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर पानी की मात्रा, ठीक है। अब इस चीज को समझो, पानी जो है ट्रांसपिरेशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, अपने को पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ट्रांसपिरेशन होगा ही तब जब पानी प्रेजेंट होगा। अब देखो अपने को पता है कि रूट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, रूट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है। अगर रूट्स के अंदर वाटर है तभी तो वो हायर जो प्लांट के पार्ट है, लीव्स है, स्टेम्स है, वहाँ पे मूव कर पाएगा। अगर यहाँ पे पानी की अमाउंट कम हो जाती है, वाटर कम हो जाता है, सिर्फ रूट्स के अंदर जो है पानी जो है खत्म हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, अपर पार्ट्स में जा नहीं पाता, तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी। इसलिए जो वाटर है वो डायरेक्टली इफेक्ट डालता है किस पे, सॉइल में जो अवेलेबिलिटी होती है उसकी, उससे ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। तो ये फैक्टर था अपना थर्ड नंबर। अब अपने लास्ट फोर्थ फैक्टर देखते हैं एक्सटर्नल में। चौथा फैक्टर अपना टेम्परेचर। चौथा फैक्टर कैसे है, टेम्परेचर। अब देखो सिंपल सी बात है, अपने अपने रूटीन लाइफ के अंदर भी देखते हैं, अपने अगर पानी को बॉईल करते हैं, बॉईल करते हैं मतलब टेम्परेचर 100+ होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। सो सेम प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा लाइट में, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स उतनी ही जल्दी इवेपोरेट होंगे, ठीक है। तो मतलब कि पानी जो है उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में ऊपर पहुँचेगा और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। दोबारा अपने फैक्टर्स देख लेते हैं। लाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों टाइप से इफेक्ट डालती है। सनलाइट जो है CO2 और H2O, फिर सनलाइट जो अपना फूड और एनर्जी बनाती है, ठीक है। तो लाइट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से इफेक्ट डालती है। फिर विंड पे आते हैं। विंड का मैंने आपको बताया जो ह्यूमिड वाली कंडीशन में लीव्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो एयर क्या करती है, वहाँ से मॉलिक्यूल्स को आगे भेजती है और ये जो एरिया कैसा हो जाता है, ड्राई टाइप का, ठीक है। आगे देखो, अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल के अंदर पानी की अमाउंट पता है अपने को, सिंपल सी बात है, पानी अगर सॉइल में नहीं प्रेजेंट होगा, रूट्स को पानी नहीं मिल पाएगा, तो ऊपर कैसे जाएगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फिर टेम्परेचर की बात करते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। सो ये अपने कैसे थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। सबको क्लियर हो गया, ये थे अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब अपने इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो है बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो उनकी जो प्लांट्स वगैरह की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, किस पे, जो प्लांट वगैरह के स्ट्रक्चर के बेसिस पे फैक्टर होते हैं, उन्हीं को इंटरनल फैक्टर बोला जाता है। एक्सटर्नल तो आपको बताया मैंने कि एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बट जो इंटरनल टाइप के होते हैं वो इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इंटरनल टाइप के फैक्टर्स जो आपने उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है उसका लीफ की स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब इसके ऊपर देखो क्या होता है, लीफ की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, लीफ के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रही है, लीफ पे। मतलब कि लीफ जो है वो कैसे अपनी स्ट्रक्चर उसकी अरेंज है, तो कैसे उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सिंपल सी बात है, आप एक कॉमन सेंस की बात है अपने उससे अगर रिलेट करें, मान लो अगर कोई चीज़ सामने पड़ी है, यानी कि ऐसे समझ लो आप कि ये टब है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसको आपने क्या किया, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, तो रोशनी डायरेक्ट इस पर पड़ गई, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, इवेपोरेट होना चालू हो गई, ठीक है। सेम कंडीशन के अंदर अगर यही वाली जो आपने ये टब है इसको क्या किया, सनलाइट के डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट, यानी कि ये यहाँ है और सन की लाइट जो है यहाँ से कुछ डायगोनल शेप में पूरी तरीके से यहाँ पे पहुँच नहीं पा रही, तो क्या होगा, अपने को सिंपल सी बातें पता ही है कि इसके कंपैरिजन यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम इवेपोरेट होंगे, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, सॉरी ट्रांसपिरेशन नहीं
इवेपोरेशन की प्रोसेस यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर में अपने लीफ की अगर रिलेट करें एग्जांपल को, तो लीफ की अगर स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्ट अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो, जो लीफ है डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में है, तो क्या होगा यहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा जल्दी होगी। ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, यही अगर लीफ की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, मतलब कि लीफ ऐसे है और जो सनलाइट है वो कुछ पैरेलल रेज आ रही है, मतलब कि सन यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ फैक्टर्स की वजह से ये डायरेक्ट पढ़ने की ना पढ़ने की वजह कैसे आ रही है, इसके पैरेलल ही आ रही है। तो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको साफ डिफरेंस पता चल रहा है कि जब किसी पार्टिकल के ऊपर या फिर लीफ के ऊपर डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी तो ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। अब ये क्या है कि अब इसके कंपैरिजन अगर इसको देखें तो ये तो पैरेलल पड़ रही है, डायरेक्ट तो डली लीफ पे, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की है, अरेंजमेंट किस टाइप की है। ठीक है, आगे इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसपिरेशन के अंदर जहाँ पे जिस प्लांट पे जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, बेसिकली जीरोफाइटिक प्लांट्स में क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। अब आपको मैंने बताया था क्यूटिकल जो होता है वो पानी के लिए इम्परमेबल होता है, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। सो बेसिकली वहाँ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगी। किस कंडीशन में होगी, जब या तो क्यूटिकल की लेयर रप्चर्ड हो या फिर वो बहुत ही थिन हो। ठीक है, तो ये जीरोफाइटिक प्लांट्स में क्या होता है, इसकी रेट कम हो जाती है। अब स्टोमेटा डिपेंड कर, ये तो आपको आगे क्यूटिकल के ऊपर पहला फैक्टर, क्यूटिकल के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोमेटा के नंबर, स्टोमेटल अपरेटस कितने वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि लीफ के ऊपर, ये लीफ है तो लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा है यहाँ पे गार्ड सेल्स पे प्रेजेंट है, ये कितने नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है लीफ पे स्टोमेटा की ओपनिंग जो है, मतलब स्टोमेटा के अपरेटस जो है वो कम प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट कम होती है। तो क्या होगा, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी है ओपनिंग क्लोजनिंग से, तो अगर स्टोमेटा ही वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगे ज़्यादा अमाउंट में तो ट्रांसपिरेशन फास्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि स्टोमेटा के नंबर कितने हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं, सेकंड नंबर अपना पॉइंट है, सेकंड फैक्टर बोल दो इंटरनल में। इंटरनल के अंदर जो अपना सेकंड फैक्टर है वो रूट और शूट का रेशियो है। क्या है, रूट शूट रेशियो। अब रूट शूट रेशियो के अंदर क्या होता है, इस चीज को समझो। रूट शूट रेशियो के अंदर क्या होता है, हाइयर रूट या शूट, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब कि रूट की लेंथ भी ज्यादा है, शूट की लेंथ भी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि रेशियो कैसा है इनका, हाई है, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हाइयर प्लांट्स के अंदर क्या होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो प्लांट्स को उतनी ही अमाउंट में पानी की जरूरत होगी, तो अपर पार्ट में लेके जाने के लिए उनको उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा। ट्रांसपिरेशन आप सोच रहे हो कि क्यों ज्यादा करना पड़ेगा, अपने को पता है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे एक सक्शन प्रेशर या इन दोनों के बीच में रूट
अब अपने सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में देखते हैं। सिग्निफिकेंस के अंदर हमने देखेंगे जो ट्रांसपिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस पढ़ी है, जो फैक्टर पढ़े हैं, उसके ऊपर तो अपने को क्या सिग्निफिकेंस निकल के आता है, मतलब क्या क्या पता चलता है कि ट्रांसपिरेशन में क्या जरूरत होती है, क्या होता है। सो सबसे पहला पॉइंट है इसमें एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप यानी कि वाटर या अदर मिनरल्स की मूवमेंट है जो अपर पार्ट में। तो एसेंट ऑफ सैप किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन द ट्रांसपिरेशन। किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन द ट्रांसपिरेशन। सिंपल सी बात है, अपने जब लास्ट थ्योरीज पढ़ी थी उसके अंदर भी अपने ये देखा था कि सबसे पहले एसेंट ऑफ सैप ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करता है एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं जो मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्रांसपिरेशन पे, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा एसेंट ऑफ सैप उतना ज्यादा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो उतना ही अपर पार्ट में मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ज्यादा। ट्रांसपिरेशन कैसा होगा? ज्यादा। बट ओवरऑल जो है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने की वजह से लीफ का टेम्परेचर क्या रहेगा? लो। लीफ का टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो। सिंपल सी बात है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आसपास प्रेजेंट होंगे, जितना ज्यादा वाटर के कांटेक्ट में लीफ रहेगी तो उसका टेम्परेचर उतना ही डाउन रहेगा, उतनी ज्यादा कूल डाउन रहेगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपने देखते हैं ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन वो क्या करता है? इट एक्सल्स आउट एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर। तो वाटर की एक्सेस अमाउंट जो है वो उतनी ही ट्रांसपिरेशन से बाहर निकाल देता है। सिंपल सी बात है, जब रूट्स के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा तो क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में अपर साइड मूवमेंट करेगा। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन में वाटर की मूवमेंट होगी तो एक्सेस वाटर जो है वहां से थ्रू द लीफ जो है बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था अपना सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के चार पॉइंट्स है। एसेंट ऑफ सैप इज डिपेंड ऑन द ट्रांसपिरेशन, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो डिपेंड ऑन द ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर जो है जितना ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा, लीफ का ओवरऑल टेम्परेचर जो है उतना ही कम रहेगा। लास्ट पॉइंट है ट्रांसपिरेशन एक्सल्स आउट द एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस अमाउंट में जितना वाटर होगा उसको वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ग्यूटेशन। इसके बाद ये तो सिग्निफिकेंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं ग्यूटेशन के बारे में। ग्यूटेशन क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी विद डायग्राम। ग्यूटेशन, ग्यूटेशन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर भी अपने उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सो ग्यूटेशन जो है, ग्यूटेशन के अंदर अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ग्यूटेशन जो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्पेशल एक तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जो अपने आप को उसमें इंट्रोड्यूस करती हैं, अपना स्ट्रक्चर बताती हैं कि उनका मेन फंक्शन क्या है। यहाँ पे आपको सामने एक डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इसके अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर होती है हाइडेथॉर्ड्स। क्या होती है? हाइडेथॉर्ड्स। तो ये आपको मैंने डिटेल में उस हाइडेथॉर्ड्स की स्ट्रक्चर जो है दिखा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ग्यूटेशन बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्यूटेशन? देखो क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ, समझो इस चीज को, सिक्रीशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। तो उसको क्या बोला जाता है? ग्यूटेशन। मतलब कि जब वाटर जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ड्रॉपलेट समझते हो ना, छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में, जब लीफ मार्जिन यानी लीफ की जो साइड्स वाली होती है, ऐसे लीफ है ये, लीफ के स्ट्रक्चर में जो इनके साइड्स में मार्जिन वाली स्ट्रक्चर होती है, ऐसे यहाँ पे क्या मिलता है ना, अपने वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है? ग्यूटेशन प्रोसेस। क्या कहा जाता है? ग्यूटेशन। ठीक है, और ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं साइड्स में जहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स है, ये कहाँ से बाहर आते हैं? स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं? हाइडेथॉर्ड्स, हाइडेथॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, क्या है? हाइडेथॉर्ड्स। बेसिकली क्या होता है कि ग्यूटेशन की प्रोसेस जो है होती क्यों है पता है आपको? अपने सर्दियों के टाइम में ऑब्जर्व किया होगा, घास वगैरह होती है जो, या लीव्स होती है, उनके ऊपर अपने पानी की बूंदें दिखती हैं, दिखाई देती है ना पानी की बूंदें। अपने देखते हैं कि घास जो है ज़्यादातर विंटर के टाइम में गीली होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो जाती है स्लो, बिकॉज पानी की इतनी ज़्यादा अमाउंट में
रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? सनलाइट कम मिलती है, ठीक है, सनलाइट कम मिलती है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो ऊपर जो पानी कंप्लीटली जा ही नहीं रहा, रूट्स में रह रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है रूट्स पे। क्या हो जाता है? प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो ये प्रोसेस होती है, यानी कि द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्मॉल पोर, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्मॉल पोर्स एट द लीफ एंडिंग्स और मार्जिन्स व्हिच इज कॉल्ड ड्यूरेशन, ठीक है, थ्रू द हाइड्रोफोर्स। वो पोर्स कौन से होते हैं? हाइड्रोफोर्स, जिनके थ्रू ये प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे देखो, जो हाइड्रोफोर्स होते हैं इनको वाटर पोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर पोर्स, यानी कि वाटर के लिए छोटे छोटे पोर्स यानी कि छेद, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोफोर्स होते हैं ना, उन्होंने एक स्ट्रोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, अब ये भी ओपनिंग अपने को पता चल गया हाइड्रोफोर्स नाम की। अब स्ट्रोमेटा और हाइड्रोफोर्स में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रोमेटा जो ओपनिंग्स होती है उनमें ओपन और क्लोज होने की दोनों एक्टिविटीज चलती है, बट जो हाइड्रोफोर्स होते हैं इनमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं मिलती। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये हमेशा ओपन ही रहती है। क्या रहती है? हमेशा ओपन, ठीक है। तो हाइड्रोफोर्स जो होती है वो रूट्स के बीच में प्रेशर डेवलप होने की वजह से जब पानी की अमाउंट वहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो ये क्या होती है? वाटर का ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं पाता, ठीक है। तो बिना ट्रांसपिरेशन इन पोर्स के थ्रू क्या होता है? एक लॉस होना स्टार्ट हो जाता है पानी की बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में, उसको अपने क्या बोल देते हैं? ड्यूरेशंस। अब देखो क्या होता है, जो ये हाइड्रोफोर्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोर्स होते हैं हमेशा ओपन रहते हैं। अब ये हाइड्रोफोर्स के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोर्स, यानी कि इनके छोटे छोटे पोर्स का जो ग्रुप होता है इसको क्या बोला जाता है? एपिथेम। क्या बोला जाता है? एपिथेम। क्या बोला जाता है इनको? एपिथेम। ये टर्म ध्यान रखनी है आपने। तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? एपिथेम, ठीक है। और ये इनके आसपास जो है प्रेजेंट रहते हैं काफी सारे फॉर्म में। अब ये जो एपिथेम होते हैं ये क्या करते हैं? ये कांटेक्ट में रहते हैं जाइलम वेसल्स के। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पानी की बूंदें आती कैसे हैं? तो ये जो एपिथेम्स हाइड्रोफोर का ग्रुप है, एपिथेम्स, ये किसके कांटेक्ट में रहती हैं? जाइलम वेसल्स के कांटेक्ट में। अब आपको पता है जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये जाइलम सेल्स होती हैं, या जो जाइलम जो टिश्यूज होते हैं उनका काम क्या होता है? ये पानी का ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बेसिकली, पता है ना आपको। तो हाइड्रोफोर्स का ग्रुप तो उसका एपिथेम बोल दिया। अब एपिथेम जो है उसमें पानी आया कहाँ से? क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में है? जाइलम वेसल्स के। तो जाइलम वेसल्स के कांटेक्ट में होने की वजह से जाइलम जो वेसल्स होती हैं उनमें ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, इस वजह से पानी उनमें कंप्लीटली फिल्ड रहता है, भरा रहता है। तो ये क्या करते हैं? प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है जाइलम वेसल्स में। क्या हो गया? प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जितना पानी लेके आए हैं वो आगे पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? एपिथेम सेल्स में इनको प्रेशर के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं और ये बाहर मार्जिन से जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ड्यूरेशन। अब आप लोग सोचोगे तो बेसिकली सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का लोग बोल दो कि ड्यूरेशन होती क्यों है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, रूट जो है जाइलम वेसल्स में प्रेशर डालती है, जाइलम वेसल्स पानी लेके आते हैं तो वो एपिथेम के कांटेक्ट में आके वाटर उनको ट्रांसफर कर देते हैं और एपिथेम जो है हाइड्रोफोर से ट्रांसपोर्ट कर देती है बाहर की तरफ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली किस फॉर्म में होता है? ड्यूरेशन जो है रूट प्रेशर की वजह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पानी आता है ये किस टाइप का आता है, मतलब कि ये प्योर फॉर्म में होता है या इम्प्योर फॉर्म में? तो आप लोगों को इसका आंसर खुद को पता है कि जो पानी प्रेशर की वजह से आया है, वाटर जो है जाइलम वेसल्स में फ्लो करता है, आपको पता है कि जो वाटर मूवमेंट कर रहा है वो वहाँ पे प्योर फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या है? मिनरल सॉल्ट्स वगैरह सोल्यूबल होते हैं ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा वो किस फॉर्म में होगा? सो ऑब्वियस सी बात है कि वो मिनरल और सॉल्ट के फॉर्म में होगा, यानी कि जो पानी हाइड्रोफोर से बाहर निकलता है वो प्योर नहीं होता। क्या नहीं होता? वो प्योर नहीं होता, ठीक है। तो प्योर नहीं होता तो वो किस फॉर्म में होता है? मिनरल और सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसी की फॉर्म में बाहर निकलता है। अब डायग्राम में देखते हैं अपने थोड़ा सा, यहाँ पे ये सारी स्ट्रक्चर किसकी है? हाइड्रोफोर्स की। इनके अंदर देखो आपको छोटी छोटी कैविटीज भी प्रेजेंट होगी, वो दिखाई दे रही होगी, इंटरसेलुलर कैविटीज, ठीक है। अब ये ग्रुप है इसका, ये हाइड्रोफोर्स है, ठीक है। इनका ग्रुप है, इसको अपने क्या बोल दिया? एपिथेम। एपिथेम बोल दिया। अब बीच में यहाँ पे क्या है? स्टोमेटा की कैविटी प्रेजेंट है। ये हाइड्रोफोर्स और मार्जिन, जैसे आप देखो ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इतना एरिया है ना, जो इसको उन्होंने क्या किया? जूम करके दिखाया,
वाटर और मिनरल्स वगैरह जा रहे होते हैं उसी को अपने एसेट ऑफ सैप बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कट लगेगा तो रास्ता भी तो ब्लॉक होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, जो ऊपर जा रहे थे यहाँ से मॉलिक्यूल्स वो कुछ बाहर आ जाएंगे, इसी को अपने क्या बोल देते हैं, ब्लीडिंग। क्या बोला जाता है इसको, ब्लीडिंग। अब होती क्यों है ये, कोई ना कोई इंजरी हो गई प्लांट्स में, इंजरी होगी, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है बाहर आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। सो बेसिकली जाइलम वेसल्स जो अपने मूवमेंट करती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से कट वगैरह लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो यहाँ से वो स्मॉल स्मॉल फॉर्म में या सॉल्यूशन की फॉर्म में जो है बाहर आ जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, अपने इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। अब देखो रबर ट्री है जो, एक एग्जांपल देखो, ये तो अपने नॉर्मल ओवरऑल प्लांट्स के लिए ले लिया। अब अपनी बात करते हैं रबर ट्री की। जो रबर ट्री होता है, रबर प्लांट, रबर ट्री के अंदर क्या होता है, जो एसेट ऑफ सैप यानी कि कट लग जाते हैं ना साइड्स में, वो कट जानबूझ के लगाए जाते हैं क्योंकि उसमें से जो लेटेक्स जो उसमें एसेट ऑफ सैप बाहर आता है उसको अपने क्या बोलते हैं, लेटेक्स। क्या बोला जाता है उसको, लेटेक्स, जो आगे रबर बनाने में काम आता है। सो बेसिकली ओवरऑल तो अपने इसको ब्लीडिंग बोल देते हैं, बट जब अपने रबर ट्री की बात करते हैं तो वहां से जो कट लग जाता है उसमें से एसेट ऑफ सैप जो बाहर आता है उसको अपने क्या बोलते हैं, लेटेक्स। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, इनका ब्लीडिंग भी पता चल गया, म्यूटेशन भी पता चल गया, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सो आप लोग साथ साथ इसके नोट्स बना लो, 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुके हैं। डायग्राम्स, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो सब आप नोट कर लो, इजीली आप लोग लर्न कर लोगे। सो इस चैप्टर में अपने क्या क्या देखा, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने ट्रांसपिरेशन की टाइप्स देखे, सबसे पहले कौन कौन से टाइप्स में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर उन्होंने क्या देखा कि स्ट्रक्चरल ट्रांसपिरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखी। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि स्टोमेटा की मूवमेंट कैसे होती है, मैकेनिज्म